ओके, तो एज यूजुअल हम लोग स्टार्ट करेंगे विद अ वेरी क्विक रिकैप ऑफ व्हाट वी हैव लर्नड इन द लास्ट सेशन। लास्ट लेक्चर में हमने बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट देखा था। बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट बेसिकली आता है मास डिफेक्ट से। अभी मास डिफेक्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मास डिफेक्ट, इसका मतलब अगर मेरे पास एक न्यूक्लियस में जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, तो एक्सपेक्टेड ये था कि जो न्यूक्लियस है उसका मास होना चाहिए था जेड एम पी प्लस एन एम एन। लेकिन जब हम लोग उसको मेजर करते हैं एक्सपेरिमेंटली, हमको न्यूक्लियस का मास मिलता है कम। एक्सपेक्टेड मास था ज्यादा और मेजर्ड मास है कम। तो इसका मतलब ये जो मास का डिफरेंस है उसको बोलते हो मास डिफेक्ट। तो व्हाट इज मास डिफेक्ट? इट इज द डिफरेंस बिटवीन expected mass and the measured mass of the nucleus. Now the question is कि ये जो डिफरेंस है मास का, ये जो मास डिफेक्ट है, वो मास मिसिंग मास कहाँ गया? तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट। ये इसका कनेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ है। इफ यू रिमेंबर, हमारे पास अगर एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है, तो सिस्टम ऑफ चार्जेस बनाने के लिए हम लोग एक एक करके चार्ज लाते हैं। जब पहला चार्ज लाते हो तो नो वर्क इज डन बिकॉज देयर इज नथिंग टू अपोज। जब दूसरा चार्ज लाते हो तो वर्क इज डन अगेंस्ट द फील्ड ऑफ फर्स्ट। तो ये जो वर्क डन है, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जब तुम तीसरा चार्ज लाते हो तो वर्क इज डन अगेंस्ट द फील्ड ऑफ फर्स्ट टू, एंड दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द सिस्टम ऑफ दिस थ्री चार्जेस। अब इसका कनेक्शन न्यूक्लियस के साथ कैसे आ गया? तो न्यूक्लियस के अंदर देर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, डिपेंड करता है कौन सा एलिमेंट है, बट देर आर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो जब तुम पहला न्यूक्लियॉन लाए, न्यूक्लियॉन मतलब जनरली हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन। तो जब हम लोग पहला न्यूक्लियॉन लेके आए, नो वर्क इज डन। लेकिन जब हम दूसरा न्यूक्लियॉन लाएंगे तो वर्क इज डन, राइट? क्योंकि पहला प्रोटॉन लाए वर्क डन नहीं था, दूसरा प्रोटॉन लाए, प्रोटॉन प्रोटॉन में क्या था? रिपल्शन था। तो ये जो रिपल्सिव फोर्स है, इसको ओवरकम करने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन क्या होता है? एनर्जी होता है। रिमेंबर, ओके, राइट? तो हम एक एक करके न्यूक्लियॉन्स को लाते गए, न्यूक्लियस के अंदर रखते गए। हम लोग लाते गए मतलब ये नेचुरली प्रोसेस होती है ये, राइट? तो ये जो न्यूक्लियॉन्स को साथ में लाने में जो वर्क हुआ, जो एनर्जी लगा, वो कहाँ से आया? तो वो आता है, अ पार्ट ऑफ द मास इज कन्वर्टेड टू एनर्जी। तो जो तुम मास डिफेक्ट बोल रहे हो, मतलब जो एक्सपेक्टेड मास था और जो मेजर्ड मास है, इसका जो डिफरेंस है, दिस मास इज कन्वर्टेड टू एनर्जी। और इस एनर्जी को तुम बोलते हो बाइंडिंग एनर्जी, राइट? तो जो मिसिंग मास है वो कहाँ हो गया? वो बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। फिर हम लोग बाइंडिंग एनर्जी को डिफाइन करते हैं, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाइंड द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर इनसाइड अ न्यूक्लियस, करेक्ट, राइट? या फिर अगर आपको मैंने बताया था, याद होगा तो, एक सिस्टम को बनाने में जितना एनर्जी लगता है, उस सिस्टम को तोड़ने में भी उतना एनर्जी लगता है, राइट? So if the energy required to bind all the nucleons inside the nucleus is binding energy, then the energy required to separate all the nucleons from the nucleus is also called as binding energy. अब इसके बाद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन नाम का हमने कॉन्सेप्ट डिफाइन किया था। वो क्यों किया था? क्यों? बिकॉज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, पहले ये समझ लो। मेरे पास एक न्यूक्लियस है फॉर एग्जाम्पल, और उस न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी मान लेते 1000 जूल है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। और उस न्यूक्लियस के अंदर टोटल 100 न्यूक्लियॉन्स है। कितने हैं? 100। तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी है न्यूक्लियस का, कितना है? 1000 जूल। उसके अंदर न्यूक्लियॉन्स कितने हैं? 100 जूल। और ये जो बाइंडिंग एनर्जी वो किस में स्टोर होता है? न्यूक्लियस में। मतलब किस में स्टोर होता है? न्यूक्लियॉन्स में स्टोर होता है। तो ये जो 1000 जूल एनर्जी था, ये किस में स्टोर हो गया? 100 न्यूक्लियॉन्स में। तो व्हाट इज एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन? 1000/100 मतलब 10। मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, एक वैल्यू बता रहा हूँ सिर्फ एग्जाम्पल के लिए। इसका मतलब अगर मुझे उस न्यूक्लियस से सिर्फ एक न्यूक्लियॉन को बाहर निकालना है, मुझे अगर उस न्यूक्लियस से एक न्यूक्लियॉन को बाहर निकालना है, तो कितना एनर्जी लगेगा? 10। वापस रिपीट कर रहा हूँ, जिनका ध्यान नहीं था ध्यान दो, कनेक्ट करो, आगे का कुछ समझ में नहीं आएगा अदरवाइज। बाइंडिंग एनर्जी इज द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ऑल द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर। जो तुमने वर्क किया न्यूक्लियॉन्स को साथ में लाने के लिए, वो वर्क था एनर्जी, वो स्टोर हो गया न्यूक्लियस में, मतलब स्टोर हो गया न्यूक्लियॉन्स में। अब अगर मुझे न्यूक्लियस को ब्रेक करना है, पूरे ही न्यूक्लियस को तोड़ना है, तो जितना एनर्जी लगा था उतना एनर्जी, जितना एनर्जी बनाने में लगा था उतना एनर्जी डिस्ट्रॉय करने में लगेगा। लेकिन अगर मुझे पूरे न्यूक्लियस को नहीं तोड़ना है, मुझे एक ही न्यूक्लियॉन निकालना है, तो हमको क्या फाइंड करना पड़ता है कि एवरेज एक न्यूक्लियॉन के पास कितना एनर्जी है। तो सिंपल सी बात है, हम टोटल बाइंडिंग एनर्जी को डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से।
लेकिन टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस हमको कौन बताता है? मास नंबर। तो हमने बाइंडिंग एनर्जी को किससे डिवाइड कर लिया? मास नंबर से। उसको वो बोलते हो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। क्या बोलते हैं उसको? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो अगर हम एक ग्राफ प्लॉट कर ले, इट इज अ ग्राफ ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिस एलिमेंट का ज्यादा है, आपको ये पता होना चाहिए, हायर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मींस दैट द न्यूक्लियस इज स्टेबल। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितना ज्यादा होगा उतना ही न्यूक्लियस स्टेबल होगा, और जो न्यूक्लियस स्टेबल होता है वो मोस्ट एबंडेंट भी होता है। तो अगर आप बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर प्लॉट करते हो, तो आपको एक ऐसा ग्राफ मिलता है, समथिंग लाइक दिस, ऐसा ग्राफ मिलता है। अगर आप इस ग्राफ को अच्छे से स्टडी करोगे तो व्हाट यू विल फाइंड इज कि अराउंड 30 मास नंबर से लेके तो 120 मास नंबर तक, फ्रॉम 30 टू 120 मास नंबर, द कर्व इज ऑलमोस्ट फ्लैट। मतलब यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लगभग सेम है सबका, लगभग, नॉट नॉट रियली सेम बट मोर और लेस सेम। तो ये जो रीजन है इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी रीजन। क्या बोलते हैं इसको? स्टेबिलिटी रीजन। दिस इज स्टेबिलिटी रीजन ऑफ न्यूक्लियस, राइट। इसमें सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होता है, पर न्यूक्लियन होता है आयन का। तो आयन का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, आयन मतलब Fe, और उसका याद है क्या क्या होता है? Fe56, राइट। तो आयन का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये आता है 8.75 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। MeV मतलब मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब अगर हम लोगों को आयन के न्यूक्लियस में से एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन को निकालना होगा तो 8.75 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितना एनर्जी लगेगा। तो इट इज हाईली स्टेबल, राइट। देन जो 30 मास नंबर से कम वाले एलिमेंट्स होते हैं, राइट, दे आर अनस्टेबल। एंड 120 से भी जो बड़े होते हैं वो भी अनस्टेबल होते हैं। और एज आई टोल्ड यू, ऑल द न्यूक्लियस और ऑल द एलिमेंट्स दे आर ट्राइंग टू अचीव स्टेबिलिटी, मतलब सब किसको? इस रीजन में जाना है। तो लाइटर एलिमेंट्स को भी स्टेबिलिटी रीजन में जाना है, और हेवियर को भी स्टेबिलिटी रीजन में आना है, राइट। तो बट ऑब्वियस अगर लाइट एलिमेंट्स है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, कल भी बताया था मैंने। फॉर एग्जाम्पल अगर एक एक मेरे पास एलिमेंट है जिसका मास नंबर 17 है, राइट, 17 है, और स्टेबिलिटी के लिए कंडीशन क्या था? 30 से 120 के बीच में होना चाहिए। तो उसको अगर इस रीजन में जाना है तो हो सकता है 17 वाले दो क्या हो जाए? मर्ज हो जाए। मर्ज मतलब फ्यूजन, फ्यूज होना। तो यहाँ पे फ्यूजन रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। ये आप सीखोगे आगे, इसी चैप्टर में आएगा, 2-3 दिन में आ जाएगा आपको, राइट। और अगर हेवियर एलिमेंट्स है तो हेवियर एलिमेंट्स क्या करते हैं? वो डीके होते हैं। डीके होना मतलब वो अपने न्यूक्लियस के अंदर से पार्टिकल्स या रेडिएशन को इमिट करते रहते हैं। तो द स्पॉन्टेनियस इमिशन, अभी स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड, ये दो टाइप के इमिशंस आप इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में सीखोगे। मैं अभी से बता के रख देता हूँ। स्पॉन्टेनियस मतलब समथिंग दैट हैपन्स ऑन इट्स ओन, और स्टिमुलेट, जिनका बायो हमको पता होगा स्टिमुलेट का मतलब क्या होता है। स्टिमुलेट इज दैट यू आर फोर्सिंग समथिंग टू हैपन, राइट। तो यहाँ पे रेडियो एक्टिव डीके में हमने कुछ नहीं किया, अपने आप ही पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर से इमिट होते जा रहे हैं। तो स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ पार्टिकल्स और रेडिएशन फ्रॉम अनस्टेबल न्यूक्लियाई इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। तो जो डीके होता है उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव डीके। तो ये हायर एलिमेंट्स विल बेसिकली डीके। तो हायर एलिमेंट्स का जो न्यूक्लियस होता है वो अनस्टेबल होता है। वो अनस्टेबल होता है तो वो अपने अंदर से एलिमेंट्स को बाहर थ्रो करते रहता है। अभी एलिमेंट्स मतलब पार्टिकल्स। यहाँ पे पार्टिकल्स बोलना भी सही नहीं है, क्योंकि 3 टाइप के डीके होते हैं। एक होता है अल्फा डीके। अल्फा डीके में बेसिकली क्या होता है ना, हेलियम का न्यूक्लियस रिलीज होता है। मतलब बेसिकली अल्फा पार्टिकल इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल विच इज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, करेक्ट, गुड। So we have seen in the last session in detail what are the properties of alpha particles. So alpha particles are nucleus of helium atom, मतलब they are doubly ionized helium atoms. Number two, since they are positively charged particles, they are deflected by electric and magnetic fields. अभी छोटे छोटे चीजें तुमको पता होने चाहिए। They are emitted with a speed ranging between c/100 to c/10. They have high penetration power and they have high ionization power. ये 4-5 प्रॉपर्टीज हमने देखे थे, तो आई विल नॉट गो इनटू एग्जैक्ट डिटेल्स ऑफ अदर प्रॉपर्टीज, सिर्फ पता होना चाहिए।
दूसरे टाइप का जो डीके होता है वो होता है बीटा डीके। बीटा डीके, बीटा डीके मतलब बीटा पार्टिकल्स का एमिट होना। और बीटा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल होते हैं दो टाइप के, बीटा माइनस और बीटा प्लस। करेक्ट। बीटा माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन इमिट होना, और बीटा प्लस मतलब पॉजिट्रॉन इमिट होना। राइट। करेक्ट। तो जो बीटा डीके है, जब अच्छा जब अल्फा डीके होता है तब क्या होता है पहले वो समझ लेंगे, फिर बीटा डीके पे जाएंगे। तो जो अल्फा डीके था, उसमें अगर मेरे पास एक एक्स एलिमेंट है, उसका मास नंबर ए है और एटॉमिक नंबर जेड है, तो जब अल्फा पार्टिकल इमिट हुआ, तो पहली बात तो जेड नंबर जो है वो 2 से कम हो गया, और मास नंबर जो है वो 4 से कम हो गया। एटॉमिक नंबर चेंज होना मतलब एलिमेंट चेंज होना, तो एलिमेंट चेंज हो गया। तो ये जो ओरिजिनल एलिमेंट था इसको बोलते हैं पेरेंट, और इसको बोलते हैं डॉटर। और डेफिनेटली साथ में ना एनर्जी रिलीज होगा, तो देयर इज सम एनर्जी रिलीज्ड, वो हम डिटेल में देखेंगे बाद में। देयर इज सम एनर्जी रिलीज्ड इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। राइट। तो जब भी एटॉमिक नंबर चेंज हो, ओनली देन एलिमेंट चेंज होता है। करेक्ट। और नॉर्मली क्या होता है कि ये जो डॉटर है ये भी अनस्टेबल होता है, तो ये फर्दर, राइट, इट विल फर्दर डिके। यहाँ तक क्लियर। अब दे दो, समवन आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। हमने तो यहाँ बोल दिया कि जो डीके हो रहा है वो क्यों हो रहा है, स्टेबिलिटी आने के लिए। स्टेबिलिटी आने के लिए, स्टेबिलिटी आने के लिए मतलब मास नंबर कम होना चाहिए, तब जाके ये एलिमेंट्स स्टेबिलिटी रीजन में जाएंगे। लेकिन अगर आपको बीटा डीके याद है, तो बीटा डीके में क्या होता है, बीटा माइनस बीटा प्लस दोनों देख लेते हैं। बीटा माइनस डीके में क्या होता है, अगर मेरे पास एक एक्स एलिमेंट है, अगर इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, अगर इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, तो यू हैव समथिंग लाइक दिस। और मैंने कल बताया था इलेक्ट्रॉन के साथ क्या इमिट होता है, एंटी न्यूट्रिनो। ओके, देन यू विल गेट अ वाई विथ जेड प्लस वन, और ये क्या आ गया, ए। बराबर, बराबर ना। जेड नंबर शुड बी कॉन्जर्व, तो यहाँ जेड है तो यहाँ जेड प्लस वन माइनस वन कॉन्जर्व हो गया। ओके। और अगर बीटा प्लस की बात कर रहे हो, तो बीटा प्लस की बात कर रहे हो तो यहाँ पे हो जाएगा जेड माइनस वन, साथ में आता है न्यूट्रिनो। ठीक। गुड। अब बेसिकली यहाँ तो मास नंबर चेंज ही नहीं हुआ ना, हो गया मास नंबर चेंज। हमने तो बोला कि ये जो डीके है वो क्यों होता है, क्योंकि स्टेबिलिटी रीजन में आना है, क्योंकि न्यूक्लिया क्या है, अनस्टेबल है। बराबर। तो इसके साथ और एक ग्राफ होना चाहिए था, वो नहीं है आपको। तो एक पर्टिकुलर रिलेशन होता है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यू शुड नो। जो लाइटर एलिमेंट्स होते हैं ना, चलो मैं थोड़ा और इजी तरीके से समझा देता हूँ। मैंने अब भी बोला डॉटर खुद भी क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो पेरेंट का डॉटर में कन्वर्जन, डॉटर का उसके ग्रैंड डॉटर में कन्वर्जन, उसके बाद और कन्वर्जन चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक स्टेबिलिटी नहीं आता तब तक। बराबर। तो अल्फा डीके हो गया, जो नया प्रोडक्ट आया, मान लो वो स्टेबल नहीं है तो क्या होगा, डीके होगा। बराबर, डीके होगा वो। लेकिन हर बार अल्फा डीके करेगा क्या, नहीं। तो बीच में न्यूक्लियस के अंदर ऐसा होता है कि न्यूट्रॉन का कन्वर्जन किसमें हो गया, प्रोटॉन। जब न्यूट्रॉन का कन्वर्जन किसमें हुआ, प्रोटॉन में। और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का कन्वर्जन किसमें हुआ, प्रोटॉन में। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, चार्ज तो है नहीं, प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे प्रोटॉन का चार्ज प्लस ई है, यहाँ पे चार्ज जीरो है, तो जीरो होने के लिए क्या इमिट होना चाहिए, माइनस से इमिट होना चाहिए, तो क्या इमिट हो गया, इलेक्ट्रॉन। तो ये जो प्रोसेस है ना, पेरेंट से डॉटर, फिर अगला प्रोडक्ट, फिर अगला, फिर अगला। तो इस केस में न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन का कन्वर्जन चलता रहता है। बराबर। तो जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा न्यूक्लियस के अंदर, चार्ज बैलेंस हुआ क्या, नहीं, तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या इमिट होगा, इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। तो ये जो बीटा डी के प्रोसेस है ना, ये बेसिकली तब पिक्चर में आता है जब न्यूट्रॉन का कन्वर्जन प्रोटॉन में या प्रोटॉन का कन्वर्जन न्यूट्रॉन में होता है। राइट। तो नॉट नेसेसरली कि हमेशा हमेशा मास नंबर कम करने के लिए ही ऐसा होगा। तो इट इज जस्ट बिकॉज द न्यूक्लियस वॉज अनस्टेबल, एंड सिंस द न्यूक्लियस वॉज अनस्टेबल, न्यूक्लियस के अंदर कंटिन्यूअस कन्वर्जन चलता रहेगा, न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
तो जब न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में कन्वर्जन हुआ तो इलेक्ट्रॉन साथ में इमिट हुआ, और इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ तो कौन इमिट हुआ साथ में, एंटी न्यूट्रिनो। और प्रोटॉन का कन्वर्जन न्यूट्रॉन में हो गया तो पॉजिट्रॉन इमिट हुआ, साथ में कौन आया, न्यूट्रिनो। राइट। फिर हमने कल बीटा डीके के प्रॉपर्टीज भी देखे थे, क्योंकि बीटा डीके भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, दे आर इमिटेड विद 99% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ऐसा कुछ था, याद होगा तो। दे हैव हाई पेनिट्रेशन पावर बट दे हैव लेस आयोनाइजेशन पावर कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल्स। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल का साइज बड़ा होता है और बीटा पार्टिकल का साइज छोटा होता है, क्योंकि बीटा पार्टिकल सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और अल्फा पार्टिकल है न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, मतलब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। सिर्फ इसको साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं कोलिजन क्रॉस सेक्शन। सीधा नहीं बोला आपको कि साइज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज लार्जर देन बीटा पार्टिकल, वो बोलते हैं कि कोलिजन क्रॉस सेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ग्रेटर देन कोलिजन क्रॉस सेक्शन ऑफ बीटा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का साइज ज्यादा है। व्हाट इज आयनाइजेशन? इलेक्ट्रॉन को, कौन सा इलेक्ट्रॉन को, जो गैस के एटम में जो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन है उसको अपने ऑर्बिट से निकालना और उसको कंप्लीटली एटम से हटा देना, उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन। और ये कब होगा? जब एक पार्टिकल आके उस इलेक्ट्रॉन को कोलाइड करेगा और अपना एनर्जी ट्रांसफर करेगा। ठीक। तो आयोनाइज करने के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने ऑर्बिट से रिमूव करने के लिए क्या होना जरूरी था? कोलिजन। ठीक। और कोलिजन होने के लिए जो पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल है, अगर उसका साइज बड़ा होगा तो ही कोलिजन होगा, मतलब कोलिजन होने के चांसेस ज्यादा है। तो इन केस ऑफ अल्फा पार्टिकल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल कोलाइडिंग विथ इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम ऑफ गैस इज हायर कंपेयर टू बीटा पार्टिकल्स। इसलिए अल्फा पार्टिकल का आयोनाइजेशन पावर बढ़ जाता है और बीटा पार्टिकल का कम रहता है। राइट। तो ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए आपको। इसके बाद जो तीसरे टाइप का डीके है जिसकी हमने बात नहीं की, वो हम अभी करेंगे। तो कल हमारा हुआ था बीटा डीके तक, बीटा प्लस और बीटा माइनस तक, हमारा बाकी रह गया था ग्यामा डीके। तो थर्ड टाइप ऑफ डीके इज ग्यामा डीके। सबसे पहले ये जो ग्यामा डीके है ये पार्टिकल है ही नहीं। ग्यामा डीके, ग्यामा इज नॉट पार्टिकल, दे आर रेडिएशंस। So they are radiations. They are radiations of. They are radiations, मतलब electromagnetic radiation of very small wavelength, of very small wavelength। और अगर वेवलेंथ बहुत स्मॉल है तो एनर्जी बहुत हाई है, क्योंकि इनवर्स रिलेशन होता है, E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। एंड वेरी हाई एनर्जी, एंड वेरी हाई एनर्जी। ओके। तो ग्यामा, ग्यामा पार्टिकल्स नहीं होते, ग्यामा क्या होता है? रेडिएशन ऑफ वेरी स्मॉल वेवलेंथ बट वेरी हाई एनर्जी। एंड क्योंकि आपने सीखा, आपको पता है रेडिएशन मतलब फोटॉन्स, फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है दे कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब तुम अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगा भी दोगे तो ये रेडिएशन अपना अपना सीधा जाते हैं, दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड। अगर आप, अगर आप अल्फा पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करवाते, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के, या तो फिर वो जो नेगेटिव प्लेट है उसके पास में अट्रैक्ट होते और पॉजिटिव प्लेट से दूर जाते। लेकिन क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, राइट, सो दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड, they are not deflected by electric or magnetic fields, they are not deflected by electric or magnetic fields, or magnetic fields। तो जो प्रॉपर्टीज का फ्लो तुमने देखा था ना अल्फा बीटा में, वैसा ही सीक्वेंशियली चलते जाओ। फिर हमने क्या बात की थी? स्पीड की। अभी ये है ही फोटोन, तो इसका स्पीड क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट। तो दे आर इमिटेड विथ स्पीड ऑफ लाइट, they are emitted with speed of light। Then they of course have very high penetration power, क्योंकि ये लाइट ही है, मतलब बेसिकली रेडिएशन है, रेडिएशन का पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होता है। दे हैव
very high penetration power, very high penetration power. Then they have very low ionization power, right? अभी very low ionization power क्यों है? Because of course you should know, ये पार्टिकल ही नहीं है, ये क्या है? रेडिएशन है, बराबर। तो पहली बात तो, इफ यू रिमेम्बर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में? फोटोन आया, कोलाइड हुआ किसके साथ? इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफर की, बराबर, राइट। तो फोटोन का कोलिजन क्रॉस सेक्शन तो अल्फा और बीटा पार्टिकल दोनों से ही बहुत कम है। तो दे हैव वेरी लो पेनिट्रेशन पावर, वेरी लो, सॉरी, एनेशन पावर कितना लो? 1/1000 टाइम्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो द पेनिट्रेशन पावर इज हाई, बट आयनाइजेशन पावर, ionization power of gamma radiation is 1/1000 times of alpha particle, 1/1000 times of alpha particle। तो इसका बहुत लो आयनाइजेशन पावर होता है। तो ये द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा डीके, इतना पता होना सफिशिएंट है। तो यू शुड नो ओनली this much. They are not particles, but they are electromagnetic radiations of very short wavelength and very large energy, very high energy. Then they are not deflected by electric and magnetic field. Then they are emitted with the speed of light. They have high penetration power. They have low ionization power. तो ये 5 प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर? अब हम आ जाते हैं हमारे ओरिजिनल टॉपिक पे, दैट इज रेडियो एक्टिव डीके। अब हमने ये तो देख लिया कि रेडियो एक्टिव डीके का मतलब क्या। अनस्टेबल न्यूक्लियाई जब अपने अंदर से कुछ पार्टिकल्स या रेडिएशन को इमिट करेगा, उसको हम बोलेंगे रेडियो एक्टिव डीके। इस प्रोसेस को बोलेंगे रेडियो एक्टिविटी। द फेनामेना ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ पार्टिकल्स और रेडिएशन फ्रॉम अनस्टेबल न्यूक्लियाई इज कॉल्ड एज रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, हमने देख लिया कि डीके के टाइप कौन कौन से हैं, लेकिन अभी तक हमने मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कुछ भी नहीं किया। तो अभी हमको इक्वेशन बनाना जरूरी है, और इक्वेशन ध्यान देना क्योंकि बहुत इजी है। इफ यू अंडरस्टैंड दिस तो पूरा रेडियो एक्टिविटी इजी बन जाएगा आपके लिए। तो लेट अस सी व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी एंड व्हाट इज रेडियो एक्टिव डीके लॉ, या फिर रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन लॉ। तो पहले देख लेते हैं हम लोग व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी। मैंने अभी बताया आपको व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी। द फेनोमेना ऑफ इमिशन। कौन सा इमिशन? स्पॉन्टेनियस इमिशन, स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ पार्टिकल्स और रेडिएशन फ्रॉम अनस्टेबल न्यूक्लियाई, या फिर अनस्टेबल एलिमेंट भी बोल सकते हो, क्योंकि अगर न्यूक्लियाई ही स्टेबल नहीं तो एलिमेंट भी स्टेबल नहीं होता है। फ्रॉम अनस्टेबल न्यूक्लियाई इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी। और जो न्यूक्लियस होता है अनस्टेबल, उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। अगर एलिमेंट अनस्टेबल है तो उसके न्यूक्लियस को बोलते हैं रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। अब वी वांट टू सी व्हाट इज दिस रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन लॉ, या फिर व्हाट इज रेडियो एक्टिव डीके लॉ। अभी किसी बुक में इसको रेडियो एक्टिव डीके लॉ बोला है, किसी बुक में इसको रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन लॉ बोला है। दोनों का मतलब सेम ही है, डिसइंटीग्रेट होना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेट? साथ में लाना। व्हाट इज डिसइंटीग्रेशन? अलग करना। तो यहाँ पे अनस्टेबल न्यूक्लियाई से पार्टिकल्स इमिट हो रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है? डिसइंटीग्रेट हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन लॉ। पहले तो पूरा लॉ समझ लो, थ्योरी वेरी पे बाद में आएंगे, क्योंकि थोड़ा सा बुक का लिखने का तरीका भी अलग होता है, तो थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई भी कर लेंगे उसको। इमेजिन मेरे पास सम नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, ये सारे रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है विच आर अनस्टेबल, मतलब ये पेरेंट है। पेरेंट का कन्वर्जन किस में होगा? डॉटर में, बराबर। नाउ द क्वेश्चन इज, एक सेकेंड में, इन यूनिट टाइम, हाउ मेनी नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई विल कन्वर्ट इनटू डॉटर? अब
तो ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ मैं, आप बोलोगे सभी हो जाएगा ना। मेरे पास अगर मान लेते हैं 100 न्यूक्लियाई है पेरेंट, ये सब सेम टाइप के न्यूक्लियाई तो सभी अनस्टेबल है, तो सभी अनस्टेबल तो सब क्या होंगे, डीके होंगे। तो फिर सारे के सारे एक साथ डीके होने चाहिए। अगर ऐसा होता तो तुमको कभी यूरेनियम मिलता ही नहीं, क्योंकि वो सब पहले ही खत्म हो गया होता। यूरेनियम इज अनस्टेबल, थोरियम इज अनस्टेबल, फिर भी हमको मिलता है ना आज, इन सम अमाउंट मिलता है ना। अगर सब एक साथ ही डीके होने वाले थे तो कब से डीके हो गए होते, तो तुम्हारे पीरियोडिक टेबल में 2-3 एलिमेंट कम ही आते फिर, क्योंकि तुमको मिलता ही नहीं कभी वो। पर ऐसा क्यों नहीं हुआ वो, क्योंकि वो एक साथ वो फॉर्म भी तो नहीं हुए थे ना। जो पहले फॉर्म हुआ था वो पहले डीके होगा, सीधी सी बात है। जो बाद में फॉर्म हुआ वो बाद में डीके होगा। तो अगर मेरे पास एक सैंपल है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का, इसमें जितने भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है वो एक साथ डीके नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि सब एक साथ बने भी तो नहीं थे। और अगर सब एक साथ डीके होते ही तो तुम ये टॉपिक ही नहीं पढ़ रहे होते, क्योंकि तुमको रेडियो एक्टिव नाम की चीज पता ही नहीं होती। जो बहुत पहले हो गया, हाउ डू यू नो हो गया, पता ही नहीं है, तो थ्योरी कहाँ से बनाओगे। इमेजिनरी थ्योरी बनाएंगे, हाइपोथेसिस मुझे लगता है ऐसे हुआ था। वो तुमको क्या लगता है, उसका साइंस से कोई रिलेशन नहीं होता है। साइंस वर्क्स ऑन एविडेंसेस एंड प्रूफ्स, राइट। तो ऐसा हो सकता है पर सेकेंड, एक सेकेंड में, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, एक सेकेंड में सम अमाउंट ऑफ सम नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का डीके हो गया। सम, नॉट ऑल, थोड़े थोड़े, सब नहीं, थोड़े थोड़े। तो इमेजिन ये थोड़े थोड़े जो है ना, ये थोड़े थोड़े पेरेंट न्यूक्लियाई का कन्वर्जन हो गया डॉटर में। तो जो ग्रीन डॉट्स दिखाए ये पेरेंट न्यूक्लियाई थे, जो रेड डॉट मैंने दिखाए वो डॉटर न्यूक्लियाई। माई क्वेश्चन इज स्टिल अनआंसर्ड। मैंने पूछा कि एग्जैक्टली एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट होंगे या डीके होंगे। डिसइंटीग्रेट या डीके होना मतलब वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई अल्फा या बीटा या गामा रेडिएशन को इमिट करेगा। तो देन अकॉर्डिंग टू रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन लॉ या फिर रेडियो एक्टिव डीके लॉ, इट टेल्स यू दैट द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटिंग पर यूनिट टाइम, हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है और मैथ्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स डिसइंटीग्रेटिंग पर यूनिट टाइम, मतलब डीएन बाई डी टी, डेरिवेटिव। मैंने आपको बहुत पहले बताया था, 11 में जो थे यहाँ पे उनको पता ही होगा ये। डेरिवेटिव का सिंपल मतलब होता है हाउ वन फिजिकल क्वांटिटी इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू अदर फिजिकल क्वांटिटी डन। मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिए थे। मैंने एक नॉर्मल एग्जांपल में हर बैच में बताता हूँ, टेम्परेचर का। तुम बाहर खड़े थे, टेम्परेचर ज़्यादा था, तुम क्लास के अंदर आ गए, टेम्परेचर कम हो गया, तो टेम्परेचर चेंज हुआ, मतलब डीटी हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि डीएक्स हुआ, मतलब आपने पोजीशन चेंज किया तो टेम्परेचर चेंज हुआ, राइट। तो ये जो डी टी बाई डी एक्स लिखते हो, डेरिवेटिव ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू पोजिशन, इसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि 1 मीटर यूनिट लेंथ, 1 मीटर में टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, दैट इज व्हाट इट मीन्स। सिमिलरली डीएन बाई डी टी का सिंपल मतलब ये होता है कि 1 सेकेंड में ओरिजिनल ओरिजिनल मतलब कौन, पेरेंट न्यूक्लियाई कितने कम हुए। तो डीएन बाई डी का मतलब क्या होता है, हाउ मेनी नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, मतलब पेरेंट न्यूक्लियाई आर डिकेइंग पर यूनिट टाइम। ये हमको समझना है और यही हमको डिसइंटीग्रेशन लॉ बताता है। ये हमको बताता है कि डीएन बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू एन, मतलब जितने ज्यादा रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई तुम्हारे पास है उस टाइम इंस्टेंट पे, उतने ही ज्यादा डीके होंगे। मतलब अभी इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। चलो ऐसा मान लेते हैं कि हर एक सेकंड में 1% डीके होता है, ऐसा मान लेते हैं। हर एक सेकंड में 1% डीके होता है। तो मैं दो सैंपल लेता हूँ, दोनों सैंपल सेम न्यूक्लियर का है, ये भी थोरियम वो भी थोरियम। एक सैंपल में मेरे पास 100 न्यूक्लियाई है थोरियम के, और दूसरे सैंपल में मेरे पास 1000 न्यूक्लियाई थोरियम के। एक सेकंड में कितना डीके हो रहा है, 1%। तो 100 का 1% कितना, 1। तो एक सेकंड में कितना डीके हो गया, 1। यहाँ पे 1000 है, 1000 का 1% इज 10। तो एक सेकंड में कितना डीके हो गया, 10। समझ में आ रहा है, मतलब जितने ज्यादा न्यूक्लियस रेडियो एक्टिव एलिमेंट के मतलब पेरेंट के प्रेजेंट है उतना ही ज्यादा डीके है। अगर 10,000 लिया तो 100।
So basically the rate at which the radioactive nuclei decays is directly proportional to number of radioactive nuclei present at that instant of time, राइट। तो आप इसको स्टेटमेंट में कैसे लिख सकते हो, कैसे लिखोगे, क्या बोलोगे? दिया है ना, टेक्स्ट बुक में दिया है, मेरे पास नोट्स वोट्स तो है नहीं है, बता दो। द नंबर ऑफ, हाँ, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ऑफ न्यूक्लियाई undergoing undergoing decay undergoing decay per unit time is directly proportional to decay per unit time is directly proportional to, हाँ मुझे पता है इसके आगे थोड़ा सा याद रखने में आपको प्रॉब्लम होगी। हाँ, वो टेक्स्ट बुक का लिखने का तरीका वैसे होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनचेंज्ड न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम, ब्ला 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 ब्ला। कुछ नहीं है, अनचेंज न्यूक्लियाई, चेंज हो कौन रहा है, पेरेंट, तो चेंज कौन हो रहा है, पेरेंट। तो नंबर ऑफ अनचेंज्ड न्यूक्लियाई मतलब पेरेंट के न्यूक्लियाई जो चेंज नहीं हुए। मैं इसको सिंपल भाषा में लिखना अगर है तो ऐसा लिख सकते हैं कि हम लोग, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अंडरगोइंग डीके पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम, number of parent nuclei present at that instant of time। तो घुमा घुमा के बातें करते हैं, हम सीधी बात करेंगे। पहली बात तो हम लोग रेडियो एक्टिविटी देख ही सिर्फ पेरेंट के रहे, हमने तो डॉटर की बात ही नहीं कर रहे ना। हम बोल रहे कि डॉटर का भी कितना डीके हुआ, हम किसकी बात कर रहे हैं, पेरेंट की, बराबर। तो पेरेंट न्यूक्लियर ज्यादा होगा तो डीके ज्यादा होगा, सीधी सी बात है। तो डीएन बाई डी प्रोपोर्शनल किसको है, पेरेंट के नंबर को कि डॉटर के नंबर को, पेरेंट के नंबर को, सीधा सी बात हो गई है। तो द रेट, या फिर ऐसा बोल सकते हो, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई disintegrating per unit time or undergoing decay per unit time is directly proportional to the number of parent nuclei present at that instant of time। parent nuclei का जितना ज्यादा नंबर होगा उतना ज्यादा डीके होगा। और जब भी तुम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो क्या लिखते हो, कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, कांस्टेंट। इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम लोग बोलते हैं डीके कांस्टेंट या फिर डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, डीके कांस्टेंट या फिर, और साथ में आता है माइनस साइन। माइनस साइन इंडिकेट्स दैट द नंबर इज डिक्रीजिंग, क्योंकि पेरेंट का नंबर कम हो रहा है। हाँ, अगर यही इक्वेशन तुम डॉटर के लिए लिखना चाहोगे तो प्लस आएगा, क्योंकि डॉटर का नंबर बढ़ रहा है और पेरेंट का नंबर कम है। इसको रियल लाइफ में सोचना है तो ये बाकी सारे स्पीसीज का पॉपुलेशन का इक्वेशन है और ये इंसानों का है। हम बढ़ते जा रहे हैं और बाकी जानवर बेचारे, पक्षी होंगे जो भी होंगे, दे आर बेसिकली बिकमिंग एक्सटिंक्ट, तो वो उनके लिए वैसा है। ओके, तो वेयर लैम्डा इज कॉल्ड एज डीके कांस्टेंट और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, डीके और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, क्लियर है तक? अब ये है डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, शायद 11-12 मिला के तीसरी चौथी बार आ रहा है। तो मैंने आपको बहुत बार बताया कि जब आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आए तो उसका एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है। क्या स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है, डिफरेंशियल इक्वे, पहले तो जिनको पता ही नहीं कि डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब क्या, ऐसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव हो उसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें डेरिवेटिव है क्या, यस। इक्वेशन इक्वल टू है क्या, यस। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, इसमें कितने वेरिएबल है, दो, एन और टी, क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है साथ में एन भी चेंज हो रहा है, तो दो वेरिएबल है। तो ये दो वेरिएबल्स को सेपरेट करना पॉसिबल है क्या, एक वेरिएबल को एक साइड पे दूसरे को दूसरी साइड पे रखना पॉसिबल है क्या, यस। तो ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो क्या करोगे, सिर्फ dt को वहां लेके जाओगे, n को लेफ्ट हैंड साइड पे लाओगे, तो हम लोग लिख लेंगे dn/n इक्वल टू माइनस लैम्डा dt। और एक बार आपके वेरिएबल सेपरेट हो गए फिर तुम करते हो इंटीग्रेट, तो आप कर लोगे इंटीग्रेट,
इंटीग्रेटिंग डी एन बाई एन इक्वल टू माइनस लैम्डा कांस्टेंट था तो डी टी, राइट, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर रख दिया. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स? लॉग एक्स. इट इज लॉग मॉड एक्स एक्चुअली, तो ठीक है, लेकिन लॉग ऑफ एक्स तो लॉग ऑफ एन नेचुरल लॉग होता है वो, एल एन नेचुरल लॉग मतलब तो बेस ई इक्वल टू माइनस लैम्डा टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. कई जगह पे तुमको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दिखेगा नहीं, क्योंकि वहां पे डायरेक्टली लिमिट्स डाल देते हैं. वो डायरेक्टली लिमिट्स भी डाल सकते हो, मैं वो भी बताता हूँ अप्रोच. आई टेल यू हाउ टू डायरेक्टली पुट लिमिट्स. वैसे अगर आपके पास लिमिट्स नहीं थे तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन रखना पड़ेगा आपको, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी. हम वो कैसे करते हैं? तो अभी क्या करेंगे कि ये सी की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो हम अज्यूम कर लेंगे इनिशियली इनिशियली मतलब टाइम टी इक्वल टू 0 पे एन की वैल्यू रही होगी n0, और एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम टी एन की वैल्यू रही होगी n. अब एक चीज और समझ लो, थोड़ा कंफ्यूजन रहता है यहाँ पे. इनिशियली इनिशियली जब वो सब्सटेंस बना था तब, वो तब नहीं. जब वो सब्सटेंस बना था शायद तुम ही नहीं बने थे, जब तुमने मेजरमेंट चालू किया तब की बात हो रही है. मेरे पास यूरेनियम था 1 ग्राम, मैं लेके आया कहीं से, वैसे मिलता नहीं है वो, जस्ट टू टेल यू. चले गए यूरेनियम लेने के लिए, हाईली रेडियो एक्टिव है, गए, राइट. तो यूरेनियम का मेरे पास अगर 1 ग्राम था, तो उसमें कुछ नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर जो थे, कुछ नंबर होगा, सम नंबर. तो मैंने अब भी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया कि अब जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं क्लॉक चालू कर दूंगा, तो मेरे लिए टाइम अभी स्टार्ट हुआ, ऑब्जर्वेशन टाइम स्टार्ट हुआ. तब नंबर कितना था? n0 था. ठीक. मैं थोड़ी देर के बाद वापस आया घूम फिर के, टी टाइम के बाद, चाय पी के नहीं, टी टाइम के बाद, तब ये नंबर हो गया n. कम हो गया ना? क्यों कम हो गया? क्योंकि बाकी तो डॉटर में कन्वर्ट हो गए. सही है, करेक्ट. तो मैंने वही लिखा है यहाँ पे, इनिशियली मतलब जब हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया तब इनिशियल नंबर था n0, और थोड़े टाइम के बाद नंबर हो गया n. अब ये कंडीशंस तुम यहाँ पे, ये वैल्यूज आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो. तो फ्रॉम 1 and 2 लॉग ऑफ एन नॉट. क्यों एन नॉट? क्योंकि इनिशियली एन की वैल्यू कितनी थी? एन नॉट माइनस लैम्डा इंटू 0, क्योंकि इनिशियल टाइम क्या था? 0, प्लस सी. तो सी कितना मिल गया? नेचुरल लॉग ऑफ एन नॉट. अब ये इक्वेशन नंबर 3 वापस इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो. तो देयरफॉर from 1 and 3 you will have ln n equal to minus lambda t plus ln n नॉट. तो ये आ गया आपका नेचुरल लॉग ऑफ एन माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एन नॉट इक्वल टू माइनस लैम्डा टी. तो ये आ गया आपका लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी का फॉर्म. तो लॉग ऑफ ए बाई बी, एन बाई एन नॉट माइनस लैम्डा टी. अगर आपको लॉग हटाना है तो एक्सपोनेंशियल लेते हैं. जैसे प्लस और माइनस अपोजिट ऑपरेशन है, प्लस नंबर बढ़ाता है, माइनस कम करता है. मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी वैसा वैसा ही लॉग एंड एक्सपोनेंशियल आर अपोजिट ऑपरेशंस. ओके. तो मैं एक्सपोनेंशियल लूंगा तो लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो n अपॉन एन नॉट इक्वल टू ई रेज टू माइनस लैम्डा टी. तो n इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू माइनस लैम्डा. इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन लॉ, रेडियो एक्टिव डीके लॉ. गुड. अब अगर मैं शुरू से लिमिट्स सब्स्टिट्यूट करके चलता तो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. इफ यू आर लाइक स्टार्टिंग से ही तुम लिमिट्स लेके चल रहे हो साथ में, मतलब बेसिकली डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी. तो डी एन बाई एन इक्वल टू माइनस लैम्डा टी डी टी. इंटीग्रेशन कर लिया. हाँ, क्या हो गया? हाँ, टी नहीं है, टी नहीं, वो डी टी में टी था. ओके. हाँ, ये भी एन है. चलो ठीक है, मैं एक स्टेप फास्ट फॉरवर्ड चल रहा था, तो छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं. हो गया. इनिशियल टाइम, तो इनिशियल नंबर
एट सर्टन टाइम तो दैट सर्टन नंबर, डायरेक्टली हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट लगाना नहीं पड़ेगा क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है। तो ये आ जाएगा आपका नेचुरल लॉग ऑफ एन विद इन लिमिट्स एन नॉट टू एन माइनस इक्वल टू माइनस लैम्डा डी टी का इंटीग्रेशन टी फ्रॉम जीरो टू टी। तो आ जाएगा आपका लॉग ऑफ एन माइनस लॉग ऑफ एन नॉट इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। तो बन गया आपका सेम इक्वेशन। तो ई एन अपॉन एन नॉट इक्वल टू ई रेस टू माइनस लैम्डा टी। तो यहाँ से मिल गया आपको एन इक्वल टू एन नॉट ई रेस टू माइनस लैम्डा टी। तो सेम ही चीज है वो। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का सही है। अगर इसका ग्राफ प्लॉट करना हो तो यू सी ऑफ कोर्स ग्राफ किसका किसका प्लॉट करोगे? एन और टी का, क्योंकि वेरिएबल दो ही है ना। एक नंबर है, किसका नंबर है? पेरेंट का कि डॉटर का? पेरेंट का। और दूसरा क्या है? टाइम है। तो एज यू कैन सी ये जो नंबर है ये टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डीके हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्सपोनेंशियली डीके हो रहा है। तो एक्सपोनेंशियल डीके है ये। एक्सपोनेंशियल डीके का ग्राफ कैसे दिखता है पता होना चाहिए। टाइम टी इक्वल टू जीरो पे कितना क्वांटिटी था? एन नॉट। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? एन नॉट। और आपको पता होना चाहिए एक्सपोनेंशियल डीके में वैल्यू जीरो तब होती है जब टाइम इंफिनिटी हो। करके देख लो, वैल्यू जीरो कब होगी। आपको थोड़ा यहाँ ना मैथ्स के साथ साथ लॉजिक भी आपको अप्लाई करते रहना पड़ेगा। एन इक्वल टू एन नॉट ई जीरो रेज टू, ये नंबर की वैल्यू जीरो कब होगी? तो एक काम करो ना, तो जीरो डाल के देख लो। ये यहाँ पे आके जीरो हो गया, इसको ऐसा लिखे क्या? तो बताओ जीरो कब होगा? तो ई रेस टू लैम्डा टी क्या आएगा? वन बाई जीरो, मतलब इन्फिनिटी। तो ई रेस टू लैम्डा टी इक्वल टू क्या आ गया? इन्फिनिटी। तो टी की वैल्यू क्या आ गई? इन्फिनिटी। ऐसा कैसा आ गया इन्फिनिटी? क्योंकि ई रेस टू लैम्डा टी को मैं ई रेस टू इन्फिनिटी लिख सकता हूँ। एनीथिंग रेस टू इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। वन छोड़ के, वन छोड़ के इन्फिनिटी इज वन। टू रेस टू इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। थ्री रेस टू इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। ई रेस टू इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। तो ई रेस टू लैम्डा टी इक्वल टू ई रेस टू इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? लैम्डा टी इक्वल टू इन्फिनिटी। तो टी इक्वल टू कितना आ गया? इन्फिनिटी। तो वैल्यू, किसकी वैल्यू? नंबर, किसका नंबर? रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, पेरेंट न्यूक्लियाई का नंबर जीरो कब हुआ? एट टाइम टी इक्वल टू इन्फिनिटी। अभी इसको तुमको ग्राफ में शो करना है, तो ग्राफ में ऐसा शो करोगे। अगर अगर टाइम इन्फिनिटी पे वैल्यू जीरो हो रही है तो वो टाइम एक्स को कभी टच करेगा ही नहीं। हाँ, तो वो बेसिकली ऐसा जाता है। दिस इज रेडियो एक्टिव डीके। अगर गलती से भी तुमने टाइम एक्सिस को टच कर दिया, इसका मतलब तुम ये बोल रहे हो कि वो सब्सटेंस खत्म हो गया आफ्टर सम इंस्टेंट ऑफ टाइम। हम्म वैसा होता ही नहीं है। तो वैसा होता ही नहीं है। तो जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट आप देख रहे हो, आज से 10,000 साल के बाद भी तुमको थोड़ा बहुत क्वांटिटी मिलने ही वाला है। और उससे मे बी यू हैव हर्ड ऑफ कार्बन डेटिंग। सुना होगा ना कहीं कि जैसे फॉसिल्स के केस में होता है, तो बोलता है कि ये फॉसिल इतने लाख साल, इतने करोड़ साल पुराना है। डायनासोर्स इतने लाख साल पहले थे, कैसे पता? कार्बन डेटिंग। तो बेसिकली क्या होता है ना कि प्रेजेंट डे पे कितना क्वांटिटी है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का, उसको एक्टिविटी से कंपेयर करके बताते हैं कि अभी इस मटेरियल में इतना इतना सब्सटेंस रेडियो एक्टिव बचा। तो कैलकुलेट करके बताते हैं कि कितने साल पहले ये चीज बनी थी। उसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग। सिलेबस में होगा तो मैं बता दूंगा वो आपको इक्वेशंस, राइट। तो बाय कार्बन डेटिंग यू कैन एक्चुअली टेल कि कौन सी चीज कितनी पुरानी है। इससे इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी बहुत सारे हैं। एक तो मैंने बता ही दिया तुमको, आर्कियोलॉजी में भी बहुत काम में आता है।
आई डोंट नो, मे बी यू हैव हर्ड ऑफ इट और नॉट। अभी हमारे खासकर तो हमारा कंट्री, बिकॉज बेसिकली वी हैव अ वेरी 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 ओल्ड हिस्ट्री। अब बोलते हैं ना कि हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि 5,000 साल पहले ये हुआ था, 7,000 साल पहले ये हुआ था। द्वारका नाम का सिटी था, कैसे पता लगा कि 10,000 साल 9,000 साल पहले था? तो वो सब कार्बन डेटिंग से पता लगता है। इवन द फर्स्ट एंशिएंट स्क्रिप्ट दैट समवन फाउंड, अ टीम ऑफ साइंटिस्ट फाउंड, 7,000 साल पुराना स्क्रिप्ट मिला है हमको। इट इज ऑल डन विद द हेल्प ऑफ कार्बन डेटिंग। ओके, तो इट्स वेरी हेल्पफुल। नहीं तो हमारे यहाँ तो हर चीज को माइथोलॉजी बना के रख देंगे, तो फैक्ट्स को बोल देंगे मिथ है वो, तो इट्स नॉट मिथ, यू हैव साइंटिफिक एविडेंस। ओके, तो अभी कमिंग टू द पॉइंट, तो यहाँ तक क्लियर है क्या? ये किसका ग्राफ है? रेडियो एक्टिव डीके का। किसका है? रेडियो एक्टिव डीके का, बराबर। ये किसका होगा? ये ग्रोथ का होगा, राइट। हाँ, ओके, तो ये हम इंसानों का ग्राफ चल रहा है, ये बढ़ते ही आ रहा है, आएगा। एक्सटेंशन हमारा भी आने वाला है सुन। एनीवेज, कमिंग टू द पॉइंट नाउ। तो यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? एक सेकंड में कितने रेडियो एक्टिव एलिमेंट डीके होंगे? जितना ज्यादा क्वांटिटी उतना ज्यादा डीके होगा, मतलब डीएन बाई डी इज प्रोपोर्शनल टू एन। तो डीएन बाई डी इक्वल टू माइनस लैम्डा एन, वेयर लैम्डा इज कॉल्ड एज डीके कांस्टेंट और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द क्वांटिटी ऑफ पैरेंट न्यूक्लियाई इज डिक्रीजिंग विद टाइम। गुड। तो ये था वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन। वेरिएबल सेपरेट कर लिया, इंटीग्रेट कर लिया, सब कुछ कर लिया, आपको मिल गया एन इक्वल टू एन जीरो ई रेस टू माइनस लैम्डा टी। इसको हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन लॉ। फिर ग्राफ भी प्लॉट कर लिया। अब जैसे तुम ग्राफ से समझ रहे हो, किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को खत्म होने के लिए, जीरो होने के लिए कितना टाइम लगता है? इन्फिनिटी टाइम। तो इन्फिनिटी टाइम तक तो ना तुम जिंदा रहोगे ना मैं रहूंगा। तो हम लोग वेट तो नहीं कर सकते ना कि जब तक वो पूरा खत्म होगा मैं देखता ही रहूंगा, गिनता रहूंगा, मेजर करता रहूंगा। फिर हम लोग क्या करते हैं? हम बोलते हैं वी विल नॉट लिव दैट मच। तो हम लोग हाफ लाइफ निकालते हैं। अब हाफ लाइफ का मतलब क्या है? हाफ लाइफ का मतलब ये है कि जो इनिशियल नंबर थे रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई, उसके आधे होने के लिए जितना टाइम लगेगा उसको बोलोगे हाफ लाइफ पीरियड या फिर हाफ लाइफ टाइम। तो विल डिफाइन समथिंग कॉल्ड एज हाफ लाइफ पीरियड या फिर हाफ लाइफ टाइम। ओके, इसको हम डिनोट करते हैं टी हाफ से। तो हाफ लाइफ पीरियड या हाफ लाइफ टाइम इज द टाइम in which the radioactive nuclei, मतलब parent nuclei decays to half of its initial value. ओके, तो याद रखना, it is a time, it is a time in which क्या हुआ इतने टाइम में? in which in which अभी तो बताया मैंने, half substance decayed, in which the number of parent nuclei, मतलब radioactive nuclei decays to half of its initial value, of its initial number। मतलब बेसिकली एट टी इक्वल टू टी हाफ, जो क्वांटिटी है वो इनिशियल का हाफ बचा। इसके आगे मैं तुमको टेबल बना के देने वाला हूँ जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। वो नोट्स में मैंने जानबूझ के डाला नहीं है, तो ये ध्यान दोगे तो अगला समझेगा, मैं तो वो भी नहीं समझ में आएगा। टी हाफ में क्या हुआ? इनिशियल का आधा हो गया, मतलब अब जो बचा है वो इनिशियल का आधा है। तो बचा है कितना? बचा है एन। वो किसका आधा है? इनिशियल का आधा है। अब ये वैल्यूज सीधा रेडियो एक्टिव डीके लॉ में सब्स्टिट्यूट कर देना। तो एन, एन की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? एन जीरो बाई टू। क्या था? एन इक्वल टू एन जीरो ई रेस टू माइनस लैम्डा टी था। एन की जगह पे क्या लिख लिया? एन जीरो बाई टू। एन जीरो बाई टू और राइट हैंड साइड पे क्या था? एन जीरो ई रेस टू माइनस लैम्डा टी। लेकिन टी को क्या लिखूंगा? टी हाफ। क्या लिखेंगे? टी हाफ। कैंसल एंड कैंसल। तो वन बाई टू इक्वल टू वन अपॉन ई रेस टू लैम्डा टी। ये माइनस था इसलिए डिनोमिनेटर में लाया। तो ई रेस टू लैम्डा टी हाफ क्या हो गया?
2 हो गया। तो बेसिकली लैम्बडा टी हाफ क्या हो गया? व्हाट इज लैम्बडा टी हाफ? विच लॉग? नेचुरल लॉग ऑफ 2। So what you have as T half as natural log of 2 by lambda, मतलब 0.693 by, ये आ गया आपका हाफ लाइफ का इक्वेशन। तो हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 by lambda, where lambda is radioactive, so it is decay constant और disintegration constant। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का क्लियर? चल अब एक थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाते हैं सिर्फ समझने के लिए। ये आपको JEE नीट सीईटी में बहुत काम में आएगा, तो इसलिए अच्छे से ध्यान देना। कुछ कुछ ट्रिक्स ना खुद से बनाने पड़ते हैं। तुमको टॉपिक समझा ना, तो तुमको खुद को सोचना पड़ेगा कि इस टॉपिक पे मैं और क्या कर सकता हूँ। एक काम करो, मैं ना स्मॉल एंड डिनोट करने वाला हूँ नंबर ऑफ हाफ लाइव्स के लिए। किसके लिए? नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। नंबर ऑफ हाफ लाइव्स का मतलब क्या? एक हाफ लाइफ मतलब क्वांटिटी हो गया आधा। दो हाफ लाइफ आधे का आधा, 25% बचा, 75% गया। तीन हाफ लाइफ आधे के आधे का आधा, 12.5% बचा, 87.5% गया। तो ये तुमको खुद को सोचना पड़ेगा अब। तो व्हाट इज एन? नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। यहाँ तक क्लियर है? पक्का पक्का क्लियर है? श्योर? पक्का? तो अभी हम लोग बनाएंगे इक्वेशन। ठीक है, तो एनीथिंग दैट यू कैन मेक। मैं एक काम करता हूँ ना, रेडियो एक्टिव डीके का रखता हूँ तुम्हारे पास, n इक्वल टू n0 ई रेस टू माइनस लैम्डा टी। अच्छा ये बताओ कि तुम नंबर ऑफ हाफ लाइफ फाइंड कैसे करोगे? चलो एक एग्जांपल लेते हैं उसके लिए भी। इमेजिन एक सैंपल है जिसका हाफ लाइफ टाइम 50 सेकेंड्स है। कितना सेकेंड्स है? 50 सेकेंड, मतलब 50 सेकेंड में क्वांटिटी आधा होने वाला है। किसका? पेरेंट का। पेरेंट का आधा होने वाला है, मतलब डॉटर का आधा बढ़ने वाला है। दिस इज व्हाट इट मीन्स। बराबर। और मेरे पास टोटल टाइम 1000 सेकेंड्स है। तो मैं टोटल ऑब्जर्वेशन कितने टाइम के लिए कर रहा हूँ? 1000। तो टोटल टाइम को मैं डिनोट कर रहा हूँ टी से, ऑफ हाफ लाइफ को कर रहा हूँ मैं टी हाफ से। टी हाफ कितना था? 50 सेकेंड्स, और ये कितना था? 1000 से। तो 1000 सेकेंड में कितने हाफ लाइफ हो गए? बराबर तो बोल रहे हो? 20। तो टोटल टाइम को टी हाफ से डिवाइड कर दिया, तो क्या मिल गया? नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैसे फाइंड करते हो? टोटल टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ टाइम। ओके, तो ये याद रखना आप। नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज द टोटल टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ टाइम। सही है? चलो बताओ, अगर हाफ लाइफ टाइम 10 सेकेंड्स है और मेरे पास टोटल 200 सेकेंड का टाइम है, 20, 300 सेकेंड का टाइम है, 30, 30 हाफ लाइफ हो गए। हमको ये देखना है अब, एक हाफ लाइफ के बाद, दो हाफ लाइफ के बाद, तीन हाफ लाइफ के बाद, चार हाफ लाइफ के बाद कितना क्वांटिटी पेरेंट का बचा है और कितना क्वांटिटी पेरेंट का डीके हुआ है। बराबर, याद रखना। हमको क्या देखना है कि एक हाफ लाइफ, दो हाफ लाइफ, तीन हाफ लाइफ, चार हाफ लाइफ, पांच हाफ लाइफ के बाद कितना बचा है और कितना डीके हुआ है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं, मैं टेबल बना लेता हूँ। नंबर ऑफ हाफ लाइव्स, नंबर ऑफ हाफ लाइव्स, क्वांटिटी, क्वांटिटी डिकेड मतलब कितना गया, एंड क्वांटिटी लेफ्ट मतलब रिमेनिंग कितना बच गया। ओके, एक हाफ लाइफ, वन हाफ लाइफ कितना डीके हुआ? हाफ। इनिशियल कितना था? n0, n0, n0 बाई 2। कितना बचा? n0 बाई 2। दो हाफ लाइफ कितना गया? कितना गया? 75% गया, मतलब 3/4 गया। बचा कितना? n0/4। ओके, गुड गुड। अब इसे भी याद रखते जाओ, ये हमारे काम की चीजें हैं।
ये हमको बहुत काम में आने वाला है। 3 हाफ लाइफ के बाद कितना बचा वो बता दो। n0/8, पहले हाफ लाइफ के बाद n0/2 हो गया, दूसरे के बाद n0/4 हो गया, तीसरे के बाद n0/8। 7 n0/8। ओके। n0/16। 15 n0/16। ठीक। तो अभी तुमको ना एक रूल बनते हुए दिखेगा। जो क्वांटिटी लेफ्ट है वो है 2 raised to n, बराबर, राइट। और ये है n0 - n0/2 raised to n। तो ये रूल बन गया। आप ये याद रखना। आप ये n0/2 डीके हुआ तो n0/2 बचा। n0/4 बचा है। n0/4 बचा है तो डीके कितना हुआ है? 3 n0/4, क्योंकि दोनों का सम क्या आना चाहिए? n0। दोनों का एडिशन क्या आना चाहिए? n0। तो एक काम करना ना, इसको तुम लिख सकते थे n0/2 raised to 2। इसको लिख सकते थे तुम n0/2 raised to 3, n0/2 raised to 4। तो कितना बचा है वो पहले फाइंड करो। कभी कभी क्या होता है, पूछते हैं कि कितना डीके हो गया। कितना डीके हो गया बाद में फाइंड करेंगे, बचा कितना पहले वो फाइंड करो। मैंने बोल दिया 7 हाफ लाइफ के बाद कितना डीके हो गया। तो पहले फाइंड करो कि कितना बचा है। n0/2 raised to 7, व्हाट इज 2 raised to 7? 128। तो 127 n0/128 ऐसा आएगा। 5 हाफ लाइफ के बाद कितना बचा? तो पहले डीके कितना हो देखो। मैंने पूछा कितना बचा तो बराबर था n0/2 raised to 5, मतलब n0/32। तो डीके कितना हुआ? 31 n0/32, राइट। तो ये ट्रिक पता है तो तुम्हारे क्वेश्चन ऐसे ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, देखोगे एंड डन। बट ये ट्रिक पता होना चाहिए, यू हैव टू नो दिस। और मैं जानबूझ के नोट्स में सब कुछ नहीं देता हूँ, क्योंकि मुझे भी चाहिए ना, यू शुड बी फिजिकली और इफ यू आर ऑनलाइन मेंटली शुड बी प्रेजेंट इन द क्लास। ओके, गुड। क्लियर है तक? तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड देन विल गो टू नेक्स्ट थ्योरी टॉपिक। So we'll go ahead with example 15.5. Calculate the radius and density of 70 GE. What is GE? Germanium semiconductor. हाँ, तो 70 GE न्यूक्लियस का आपको रेडियस और डेंसिटी पूछा है। Given its mass to be approximately 69.94 U. What is U? Atomic mass unit. तो आपको गिवन पैरामीटर में आपको बोला है कि हमारे पास 70 जीई एलिमेंट है। 70 मतलब ये कौन है? मास नंबर। तो व्हाट इज मास नंबर? 70। और उसका मास भी दे दिया आपको, मास। किसका मास? न्यूक्लियस का मास। तो मास ऑफ न्यूक्लियस आपको बता दिया है 69.924 एटॉमिक मास यूनिट। और आपको फाइंड करने के लिए क्या क्या बोला है? रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस एंड डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस? इट इज r0 a⁻⁴। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी? कांस्टेंट तो है, लेकिन तुमने वैल्यू फाइंड की कि नहीं? फॉर्मूला क्या था? 3m/4 पाई पाई r0 क्यूब। तो मैंने आपको होमवर्क दिया था, इसके लिए ही दिया था, टू सी इफ यू हैव डन दिस और नॉट। तो r=r0 होता है 1.2 फेम्टोमीटर। फेम्टोमीटर मतलब 10⁻⁻15। मैं पहले से इधर FM लिख देता हूँ, फेम्टोमीटर। ए मतलब 70। 70 का क्यूब रूट निकालना पड़ेगा अब। 70 का क्यूब रूट 4 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 64 का 4 होता है ना। 64 का 4 होता है कि नहीं? हाँ, तो 70 का 4 पॉइंट समथिंग आएगा ना। तो ठीक है, कर लेते हैं। स्टैंडर्ड नहीं चलेगा, साइंटिफिक लगने वाला है। जस्ट अ मिनट। 70 का क्यूब रूट 70 रेस टू 0.333333। 1/3 वही होता है ना। हाँ, 4.12।
तो ये आ जाएगा 1.2 इंटू 4.12 FM। तो अभी वॉट एवर इट इज, 4 इंटू 1.2, मतलब बेसिकली ये आपका कितना आना चाहिए, नियर अबाउट 5 के आसपास। अरे 4 इंटू 1.2 इज 4.8, तो 5 के आसपास आएगा वो। अभी मैं देख लेता हूँ क्या आया है, 4.95, 4.95 फेम्टोमीटर। ओके, देन उसके बाद क्या, आपको डेंसिटी में तो सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या था, 3 इंटू मास अपॉन 4 पाई R0 क्यूब। अब ये सारे वैल्यूज तुम सब्स्टिट्यूट करोगे और तुम कैलकुलेट करोगे, ये एक्सपेक्टेशन है 2.73, 2.3, तो 2.29 इंटू 10⁻17 दिया हुआ है, ऑफकोर्स किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये न्यूक्लियर डेंसिटी वैसे भी कांस्टेंट होता है, किसी भी न्यूक्लियस के लिए क्या होता है, ये सेम होता है। ओके।